नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन के बीच विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने पहुंचा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत विपक्ष के 5 नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति से मिलने के बाद विपक्षी नेताओं ने एक सुर में कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की बातों को समझे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि किसानों ने देश की नींव रखी, वो दिन रात काम करते हैं, ये कानून किसानों के हित में नहीं। तीनों बिल संसद से बिना चर्चा के पास हुए। उन्होंने कहा कि किसानों की शक्ति के मामले में सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। हिंदुस्तान का किसान हटेगा नहीं, डरेगा नहीं। जब तक कानून रद्द नहीं होते तब तक वे डटे रहेंगे। जो किसान है उसने इस देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है। ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल। वहीं विपक्षी नेताओं की ओर से राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। हम कृषि कानूनों और बिजली संशोधन बिल को रद्द करने के लिए कह रहे हैं जो बिना लोकतांत्रिक तरीके से पारित किए गए। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि इस ठंड में देश के किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वे नाखुश हैं। सरकार की ड्यूटी है कि वो इस मामले का समाधान निकाले। You are seeing these 5 members here who met the President of India, gave a memorandum. The copies are here. A few copies are here which you will have to share. They'll be given to you. Basically, we are asking for the repeal of these agri laws and the electricity amendment bill. And we said our point to the President was these were passed in a very anti-democratic manner, without any proper discussion. A proper consultation and discussion would have prevented this sort of a situation from happening. A very heroic, historic strike, courageous by the farmers, and which is growing by the day. Keeping that in mind, the government should immediately repeal these bills and the Electricity Amendment Act, and then discuss and see what sort of a thing needs to be done. But right now, that is what is required. 14 दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों को भरोसा है कि उनके प्रण के सामने केंद्र सरकार झुकने को मजबूर हो जाएगी। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया। सिर्फ पार्टियां ही नहीं बल्कि कई ऐसे संगठन भी हैं जो किसानों के समर्थन में उतरे हैं। पंजाब, हरियाणा से शुरू हुआ किसान आंदोलन अब देश के कई हिस्सों तक पहुंच चुका है। ऐसी ही 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तमिलनाडु के रामेश्वरम की, जहां पर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। पहली तस्वीर रामेश्वरम के वकीलों की है जो कि किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर में डॉक्टर्स प्रदर्शन करते नजर आए। इनकी मांग है कि केंद्र सरकार किसानों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करे ताकि किसान अपने घर वापस जा सके।
कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में किसान लगातार डटे हुए हैं। वहीं किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसके लिए पंजाब और अन्य राज्यों से लगातार उनके लिए खाने पीने की सामग्री पहुंचाई जा रही है। और इसी कड़ी में मोगा से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर खाने पीने की सामग्री को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। और इस मौके पर गांव के पूर्व सरपंच और किसान नेता गुरचरण सिंह गोगी ने कहा कि आज वे दूसरी बार दिल्ली में अपने ट्रैक्टर ट्रॉली पर खाने पीने का सामान लेकर जा रहे हैं और वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक भारत का हठी प्रधानमंत्री किसानों की मांगों पर सहमत नहीं हो जाता। ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਦਸਾਂਝ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਦਸਾਂਝ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਗੇਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡੋਂ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਮਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚੌਲਾਂ, ਘਿਓ, ਖੰਡ, ਚਾਰ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜੀ ਦੋ ਨਗਰਾਂ ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਕੁਇੰਟਲ ਮਾਲ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। कृषि कानूनों पर सरकार के प्रस्ताव को लेकर किसानों ने खारिज कर दिया। किसान नेताओं ने कहा कि कानून रद्द होने तक हम आंदोलन को तेज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का किसान घेराव करेंगे। 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन होगा। दिल्ली की सड़कों को जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 दिसंबर तक रोका जाएगा। पूरे देश में आंदोलन होगा। सरकार के मंत्रियों का घेराव किया जाएगा। 12 दिसंबर को सभी टोल प्लाजा फ्री करेंगे और दिल्ली की सड़कों को जाम करेंगे। वहीं किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि 12 दिसंबर तक जयपुर दिल्ली हाईवे जाम कर दिया जाएगा और साथ ही उन्होंने रिलायंस जियो के उत्पादों का बहिष्कार करने का ऐलान किया। किसान नेताओं ने कहा कि बीजेपी के नेताओं का पूरे देश में घेराव होगा। सबसे पहले 12 तारीख को पूरे देश में रोष प्रदर्शन और धरने दिए जाएंगे। 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी स्पेसिफिक जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। दूसरे देश के जो हिस्से है साउथ इंडिया, वहाँ वो लोग 14 तारीख के बाद भी इन धरने प्रदर्शनों को जारी रखेंगे अनिश्चित काल के लिए। 12 तारीख को पूरे देश में टोल प्लाजा जो है उनको फ्री कर दिया जाएगा। 12 तारीख को एक दिन के लिए, और 12 तारीख को ही दिल्ली जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 तारीख अल्टीमेटम है, उससे पहले भी हो सकता है। 12 से 12 तक तो वो जाम हो ही जाएगा। जियो के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया। जियो यानी रिलायंस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनको बाइकाट किया जाएगा। जियो सिम के लिए कॉल दिया जाएगा उसका पोर्ट करवाने के लिए। वहीं पंजाब के फरीदकोट के कोटकपुरा में पूर्व सैनिकों ने किसानों के समर्थन में कृषि कानून को लेकर शहर में रोष मार्च निकाला और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ रोष जताया। और इस रोष मार्च में जिले भर से पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। पूर्व सैनिकों का कहना है कि देश का अन्नदाता आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है और जो कानून केंद्र सरकार लेकर आई उससे किसान बर्बाद हो जाएगा, उनकी जमीनें गिरवी हो जाएंगी। सेंटर सरकार नरेंद्र मोदी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज जन्मदिन है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए सोनिया गांधी ने अपना जन्मदिन नहीं मनाया, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन मनाया। गुजरात के वडोदरा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के जन्मदिन के मौके पर गरीबों को मास्क बांटे और आवश्यक सामान मुहैया कराया। और इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों पर बोलते हुए कहा
कि तानाशाही सरकार को ये कृषि कानून रद्द करने चाहिए। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सम्माननीय आदरणीय सोनिया जी का जन्मदिन है, जो कहते हैं त्याग तपस्या की बलिदान की वो मूर्ति है, जिसने अपना पति खोया राजकारण में, जिसने अपनी सास को खोया और फिर भी प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलते हुए भी उसको ठुकरा दी लोगों के लिए। वो त्याग तपस्या की मूर्ति का जब जन्मदिन हो तब उनकी तरफ से ऐसा कहा गया कि कोरोना महामारी के अंदर अपने बने उतने लोगों की सहायता करना है, लेकिन कोई फंक्शन नहीं करना है। लेकिन वो जो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, वो जो गरीबों के लिए बोलती हैं और गरीबों के पेट में 2 वक्त का अनाज जाए, ऐसी सब योजनाओं करके गरीब तक पहुंचने की जो कोशिश करते, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, फ्रूट सिक्योरिटी बिल, ये तमाम गरीबों के 2 वक्त का अनाज मिले ऐसी व्यवस्था करने का जो उन्होंने कायदे बनाए, ये सरकार कायदे तोड़ रही है। लेकिन मैं आज भी वादा करता हूं कि जिस दिन सोनिया फिर से गरीबों के घर का हक उसके घर। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट एएस धारनी ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। एडवोकेट धारनी ने कंगना रनौत से राज्य के किसानों और सिख महिलाओं से माफी मांगने का आग्रह किया, क्योंकि उन्होंने अपने ट्विटर सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वरिष्ठ वृद्ध महिला का फोटो अपलोड किया। नोटिस में उल्लेख किया है कि अगर वह माफी देने में विफल रही तो कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसीलिए उन्होंने अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दायर किया है। कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह ने कहा है कि जो भी संवेदनशील नेता हैं, उन्हें किसानों की समस्या देखी नहीं जा रही, इसीलिए वो केंद्र पर दबाव बना रहे हैं। और इसी के साथ कोरोना की वैक्सीन पर भी उन्होंने बयान दिया। हमारा जो विज्ञान है, हमारी जो रिसर्च की पद्धति है, वो दुनिया के किसी भी देश से बहुत उन्नत है। और मेडिकल की पढ़ाई पूरे दुनिया में, हमारे लखनऊ की जो लखनऊ विश्वविद्यालय केजीएमसी है, वहाँ का डॉक्टर पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ निगाह से देखा जाता है। तो हमारे वैज्ञानिक, हमारे रिसर्चर, आप देखिए कि बगैर कोई हो हल्ला मचाए भारत ने 3 वैक्सीन तैयार कर ली है। ये बहुत गौरव की बात है। जाहिर सी बात है, देखने आएंगे और हम सबको भारतवासियों को फक्र होना चाहिए। अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा कि हमने 55 देशों को दवाएं दी कोरोना के बचाव के लिए, हमारे भारत से नहीं। तो ये भारत के लिए गौरव की बात है कि लोग आए हैं, देखें और देखें कि कितने कम पैसे में, कितने सस्ते में हमारे वैज्ञानिकों ने वो वैक्सीन खोज निकाली। जहां जो ब्रिटेन में वैक्सीन बनी है वो महंगी है और उसको 72 डिग्री माइनस टेम्परेचर पर प्रिजर्व करना है, वहीं हमारी जो वैक्सीन है वो सामान्य ढंग से प्रिजर्व की जा सकती। वहीं हरियाणा के रोहतक पहुंचे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने आज बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने किसान आंदोलन को खुला समर्थन देते हुए इस्तीफे की घोषणा कर दी। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन को संचालित कर रहे किसान अगर उनका इस्तीफा मांगेंगे तो तुरंत इस्तीफा विधानसभा स्पीकर को सौंप कर आएंगे। अभय सिंह चौटाला इस बात से सबक लिए हुए हैं कि कल कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को किसानों ने अपने स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया था। अभय सिंह चौटाला किसानों को समर्थन देने के लिए दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे थे। मैं आपके माध्यम से सरकार में बैठे लोगों से कहना चाहूँगा कि आपने किसान को बेवजह बहुत परेशान कर लिया। अब आप या तो किसान की बात को स्वीकार कर ले, अगर स्वीकार नहीं करोगे तो फिर ये मान के चलो जो राज बनाना जानता है, राज किसी को देना जानता है, वो उससे खुद छीनना भी जानता है। फिर मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इस देश में जो ना केवल अपने पदों से इस्तीफा देंगे इस सरकार को इनकी बात मनवाने के लिए, बल्कि किस
केंद्र सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बयान जारी किया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। जो सरकार ने आज प्रस्ताव भेजा था, जो कल अमित शाह जी से मीटिंग हुई थी और उसके बाद उन्होंने आज प्रस्ताव भेजना था, जो उन्होंने आज प्रस्ताव भेजा उस प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया गया। उस प्रस्ताव में कुछ नहीं था और उस प्रस्ताव से ये नज़र आया कि सरकार जो है कुछ देना नहीं चाहती, हठधर्मी पे भी अड़ी हुई है और उसको पूरी। उधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच बुधवार को हुई मुठभेड़ में 3 अज्ञात आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में एक असैन्य नागरिक घायल हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बुधवार तड़के घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि गोलीबारी के अभियान में पहले से 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों और उनके संगठन की पहचान की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार जिस तरह से यह बातें सामने आ रही कि आतंकवादियों की बातें सामने आ रही, और उसमें जिला विकास परिषद के 5वें चरण के लिए वोटिंग होगी, जिसके लिए तमाम तरह की तैयारियां जो है वो कर ली गई है। इसके पहले मंगलवार की शाम को जिला विकास परिषद के 5वें चरण के चुनाव का प्रचार थम गया और इस चरण में 36 सीटों पर गुरुवार को मतदान होना है। इसमें जम्मू संभाग से 19 और कश्मीर से 17 सीटें शामिल हैं। मौसम के मिजाज को देखते हुए दुर्गम क्षेत्रों में एडवांस में पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया। चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इसमें विभिन्न श्रेणियों के मतदान केंद्रों पर जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ और सेना की तैनाती की जाएगी। नेक्स्ट फेज़ हमारा जो है 5th फेज़, उसमें हमारे 3 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में चुनाव होने हैं। ठाटरी में, आपके गुंदना में और काहरा एरिया में। तो उसमें हमारे तकरीबन 150 के आसपास पोलिंग स्टेशन जो है वो इन्वॉल्व हैं। और डिस्पैच जो है वो उसकी कल प्लान की गई है। आप जानते हैं कि स्टेडियम से डिस्पैच हमारा वहाँ से नागोड़ा स्टेडियम से होता है। तो सुबह जो है वो 6 बजे से लेकर डिस्पैच शुरू हो जाएगा और तकरीबन 9-10 बजे के आसपास जो है सारी पोलिंग पार्टीज़ का डिस्पैच पूरा हो जाएगा। सारे डिपार्टमेंट्स की मैन एंड मशीनरी मौसम के हवाले से जो है वो उनको अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। सिर्फ इलेक्शन के हवाले से नहीं, लेकिन आम आदमी को भी जो है वो बर्फ़ के सीज़न में, बारिश के सीज़न में तकलीफ ना हो, उसकी वजह से उनको हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। वहीं अहमदाबाद के वटवा में गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फेज 2 में भीषण आग लग गई। आग केमिकल फैक्ट्री में लगी, जिसके बाद आसपास की 4 फैक्ट्रियां आग की चपेट में आ गई। दमकल विभाग की 40 गाड़ियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक मातंकी एंटरप्राइजेस और जक्षय नाम की केमिकल कंपनी में आग लगी। आग के कारण 9 धमाके हुए। ये धमाके इतने तेज थे कि 3 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज को सुना गया। धमाकों की आवाज से आसपास की फैक्ट्रियों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। अच्छी बात यह है कि नाइट कर्फ्यू की वजह से फैक्ट्री में कोई नहीं था, इसीलिए किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। आग किस वजह से लगी ये अभी तक पता नहीं लग पाया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सांस संबंधी जटिलताओं के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर उनके ऑक्सीजन लेवल की निगरानी कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि भट्टाचार्य को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद बुधवार दोपहर कोलकाता के एक अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने अस्पताल के फ्लू क्लिनिक में सीपीआईएम नेता को देखा। निजी अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा कि हम उनका इलाज कर रहे हैं। हमारे फ्लू क्लिनिक में आवश्यक परीक्षण किए जा रहे हैं, जिसके बाद हम ये तय करेंगे कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है या फिर नहीं।
बुधवार को नई दिल्ली से 64 देशों के राजनयिक हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड का दौरा करने पहुंचे। भारत बायोटेक के अधिकारियों ने राजदूतों को लैब का टूर कराया और कोरोना वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें, भारत में 3 दवा निर्माता कंपनियां कोविड-19 का टीका विकसित कर रही है। ब्रिटेन में कोरोना का टीका लगना जहां शुरू हो गया, तो वहीं भारत समेत दुनिया के कई देशों में यह टीका अपने अंतिम चरण में है। भारत में 3 दवा कंपनियों ने नियामक एजेंसी से कोविड टीके के आपात इस्तेमाल की अनुमति मांगी, तो वहीं विदेशी राजनयिक के इस दौरे के सहारे भारत की कोशिश जहां अपनी वैक्सीन उत्पादन क्षमताओं की बानगी दिखाने की है, तो वहीं देसी कोविड-19 टीकों के लिए बाजार तलाशने का प्रयास रहेगा। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड का दौरा करने पहुंचे। भारत बायोटेक के अधिकारियों ने राजदूतों को लैब का टूर कराया। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन से लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर चल रहा है। मौसम विशेषज्ञों ने 13 दिसंबर तक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने की संभावना जताई और इसके अलावा 12 दिसंबर को 3 जिलों में भारी बर्फबारी और निचले क्षेत्र में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। इधर कांगड़ा, चंबा और कुल्लू में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और निचले क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही। किसान काफी समय से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बुधवार सुबह कुल्लू समेत ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश में मौसम की आंख मिचौली का खेल जारी है। बुधवार को प्रदेश के कई इलाकों में जहां बादल छाए रहे, तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। रोहतांग, केलांग और कोकसर में हिमपात हुआ, तो चंबा में बारिश और शिमला में दिन भर धूप खिली रही। चंबा समेत कई जिलों में हल्की बारिश हुई। इधर लाहौल स्पीति में अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल, चंबा के भरमौर, पांगी, किहार की ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। चंबा, डलहौजी और बनीखेत समेत अन्य क्षेत्रों में बारिश हुई, जबकि धर्मशाला में बूंदाबांदी हुई। लाहौल पुलिस के अनुसार बर्फबारी के चलते नॉर्थ पोर्टल बंद है और लेह हाईवे पर आवाजाही ठप है। बीती रात और दिन को लाहौल में बर्फबारी हुई। एनसीबी बॉलीवुड ड्रग्स केस में एक के बाद एक गिरफ्तारियां कर रही है और अब एनसीबी के हाथ एक ऐसा आरोपी लगा जो सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मामले से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यह वही है जिससे रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स लिया करते थे। बताया जा रहा है कि यह किसी और व्यक्ति के जरिए दोनों तक ड्रग्स पहुंचाता था। एनसीबी ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया उसका नाम रीगल महाकाल बताया जा रहा है। यह एक बड़ा ड्रग सप्लायर है। ये एक दूसरे सप्लायर अनुज केशवानी के जरिए ड्रग सप्लाई करता था। अनुज केशवानी रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को डायरेक्ट ड्रग्स पहुंचाता था। बुधवार को कोर्ट में रीगल महाकाल की पेशी हुई। कोर्ट ने रीगल महाकाल को 2 दिन के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें, एनसीबी लगातार मुंबई के लोखंडवाला इलाके में छापेमारी कर रही है। एनसीबी ने छापे के दौरान 2.5 करोड़ की मलाना क्रीम और 13 लाख रुपए जब्त किए। मशहूर साउथ एक्ट्रेस और वीजे चित्रा सुबह एक होटल रूम में मृत पाई गई। शुरुआती जांच में यह सुसाइड का मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने केस की जांच को शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि विजय चित्रा ने देर रात शूटिंग की। शूटिंग के बाद उन्होंने अपने होटल रूम में चेक इन किया, लेकिन बाद में होटल की रिसेप्शनिस्ट को उनके मृत होने की जानकारी मिली और तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया। विजय चित्रा को सीरियल पांडियन स्टोर्स के लिए जाना जाता है। वे लंबे समय से उस सीरियल में मोलाई का किरदार प्ले कर रही थी। उनकी लोकप्रियता उस सीरियल की वजह से इतनी ज्यादा रही कि हर कोई उन्हें मोलाई के रूप में याद रखता। लेकिन अब उस बेहतरीन अदाकारा और विजय का निधन हो गया।
उधर बिहार के दरभंगा से बड़ी लूट की खबर सामने आई। दरभंगा में बुधवार को अपराधियों ने दिन दहाड़े करीब 10 करोड़ का सोना लूट लिया। बुधवार सुबह दरभंगा शहर के बड़ा बाजार में सोना चांदी के थोक विक्रेता के यहां अपराधियों ने धावा बोलकर करीब 10 करोड़ रुपए मूल्य का सोना और नकदी लूट ली। आधा दर्जन अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार फायरिंग करते हुए सभी अपराधी भाग निकले और इस दौरान अपराधियों की ओर से करीब 25 राउंड गोली चलाए जाने की बात कही जा रही है। यहाँ एक नगर थाना अंतर्गत एक बड़ा बाजार एक जगह है। यहाँ एक ज्वेलर के यहाँ भी 5 अपराधियों ने कुछ सोने की लूट की है, इसीलिए मैं यहाँ घटनास्थल पे हैं और सब जानकारी ली जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ पहचान हो गई है। उम्मीद है जल्दी ही गिरफ्तारी भी हो जाएगी और बरामदगी भी हो जाएगी। क्या लगता है अपराधी यहाँ के या बाहर के? जिस तरह से घटना को अपराध का अंजाम दिया गया है, आज तक दरभंगा में इस तरह की घटना को, व्यस्तम बाजार है बड़ा बाजार, ये क्या लगता है लाइनर भी है या कुछ लग रहा है अभी प्रथम? इस तरह की घटना कभी भी बिना प्लानिंग के, बिना लाइनर के। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा स्थित हनुमना में बीती रात डीजल की अवैध तस्करी करते 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल हनुमना थाना अंतर्गत आरटीओ चेकपोस्ट बैरियर के पास पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि यूपी से 2 गाड़ियों में डीजल आ रहा है, जिस पर हनुमना पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों वाहनों को रोका तो दोनों वाहनों में 1000 से ज्यादा लीटर डीजल लदा हुआ था। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीजल समेत वाहनों को कब्जे में लिया और इसके साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं, एक बोलेरो है और एक ऑटो है, जिसमें ये बिना अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से डीजल परिवहन कर रहे थे। करीब दोनों गाड़ियों में मिला के करीब 900 लीटर के लगभग का डीजल है, जिसको जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। ये डीजल इसका विषय है, जांच कर पता चलेगा कि कहाँ से ये लेके आ रहे हैं। साइबर अपराध थाना फरीदाबाद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जालसाज गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह जालसाज पूर्ण हो चुकी इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे किसी अन्य स्कीम में लगाने या किसी वजह से बंद हुई पॉलिसी को एक बार फिर से चालू कराने और कम समय में ज्यादा पैसा दिलाने का प्रलोभन देकर हड़प लेते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14,10,000 रुपए कैश और 21 मोबाइल फोन और सिम बरामद किए। हमारे साइबर पुलिस स्टेशन इंचार्ज बसंत, उनकी टीम, हमारे एसीपी क्राइम अनिल, डीसीपी क्राइम मुकेश जी, उन्होंने एक ये गिरोह को पकड़ा है जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाती थी, उनको फंसाते थे, उनसे बातें करते थे, सारी डिटेल्स निकलवाते थे और हाई रिटर्न देने के चक्कर में उनका सारा डिटेल लेके सारा पैसा उन्होंने अपने उसमें ट्रांसफ़र करवा लिया। तो इस केस में भी लगभग 22 लाख के आसपास उन्होंने जो है करवा रखा है ऐसा, और भी हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कहाँ उन्होंने कैसे किसको धोखा दिया है। तो ये एक महत्वपूर्ण सफलता है। ये 2 इसमें जो अभियुक्त हैं, एक इकबाल और विनोद हैं, जो कि दिल्ली में अपना कॉल सेंटर चलाते थे और ऐसे ही लोगों को कॉल करते थे, उनसे बातें करते थे, कई बार 4 महीने 6 महीने उनसे बातें करते रहे और उनसे सारी डिटेल्स ले लेते थे कि आपकी पॉलिसी कब मैच्योर है, कौन सा नंबर है, बोलते थे कि बहुत हाई रिटर्न मिलेगा इस पर, और लोग उस चक्कर में अपना सारा डिटेल्स देते। बीजेपी नेता राम कदम ने शिवसेना पर हमला करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में खून की कमी है। उन्होंने कहा अगर किसी को इमरजेंसी में खून की जरूरत होती है तो उसे बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। शिवसेना समेत कांग्रेस और राष्ट्रवादी, इन तीनों दलों की किसानों ने पूरी तरह से फजीयत करी और उसी फजीयत को छुपाने का और लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास आज के सामना अखबार में दिखता है। महाराष्ट्र के किसानों ने इन तीनों दलों को पूरी तरह से नकार दिया। वे निकले थे बंद करने के लिए, पर महाराष्ट्र में एक गली, एक गांव या कस्बा बंद नहीं कर पाए। जो छुटपुट घटनाएं दिखी वे इनके अपने दलों के कार्यकर्ता थे, लाज बचाने के लिए मीडिया के सामने नौटंकी कर रहे थे। महाराष्ट्र के किसानों ने सही मायने में शिवसेना के साथ ये पूरे सत्ता पक्ष को
किसानों ने एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। भूपेश बघेल सरकार के विकास हितैषी फैसलों से छत्तीसगढ़ नए मकाम गढ़ता जा रहा है। कोरोना संकट के बावजूद जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी, लॉकडाउन में सर्वाधिक स्टील उत्पादन का रिकॉर्ड, एमएसएमई प्रमोशन एवं डेवलपमेंट में छत्तीसगढ़ देश में नंबर 2। छत्तीसगढ़ में 464 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मिली मान्यता। छत्तीसगढ़ को बेस्ट इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टेट घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति बनाते वक्त ही हमारा लक्ष्य स्पष्ट था कि हमें कोर सेक्टर उद्योगों के साथ साथ कृषि आधारित उद्योगों और वैश्विक तकनीकी आधारित उद्योगों की भी स्थापना और विकास करना है। स्पंज आयरन एवं स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए विशेष पैकेज घोषित। कोर सेक्टर उद्योगों को पूरे राज्य में विद्युत शुल्क छूट। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन की अवधि 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ाई गई। भूजल के औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित जल दरों में कमी। एमएसएमई को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की सुविधा। उद्योगों के लिए 15 दिन में भूमि का डायवर्जन। किसानों को स्थानीय स्तर पर ही समुचित मूल्य दिलवाने के लिए धान और गन्ने पर आधारित जैव ईंधन बायो इथेनॉल के उत्पादन को उच्च प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया गया। 2 साल के भीतर भूपेश बघेल सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने जिस तरह संभावनाओं के द्वार खोले हैं, वो पूरे देश को राह दिखा रहा है। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से अराजकता है। पुलिस भी राज्य में सत्तारूढ़ और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही है। पुलिस और टीएमसी के गुंडे मिलकर लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपना निशाना बना रहे हैं। सोमवार को सिलीगुड़ी में पार्टी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी की सरकार के कुशासन के खिलाफ रैली निकाल रहे थे और इस दौरान पुलिस के हमले में बीजेपी के कार्यकर्ता उलन रॉय की मौत हो गई और कई घायल हो गए। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट करते हुए कहा कि ममता के पुलिस द्वारा फेंके गए बमों के कारण बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उलन रॉय की मृत्यु हुई। सूर्या ने कहा कि यह हत्या है, हम बहुत गुस्से में हैं। ममता दीदी, हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। उधर पंजाब सरकार के ऑपरेशन रेड रोज के तहत आबकारी विभाग के मेजर ऑपरेशन में पटियाला के राजपुरा में शराब की अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ। फैक्ट्री के अंदर 50 पेटियां अवैध शराब और शराब बनाने का सामान भारी मात्रा में बरामद किया गया। इसके अलावा एक टैंकर से ईएनए बरामद हुआ जो सिर्फ लीगल शराब फैक्ट्री के लिए सप्लाई किया जाता है। इस मामले की जानकारी मीडिया को पंजाब के वित्तीय आयुक्त वीनू प्रसाद ने दी। हरियाणा में अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए सरकार द्वारा नया नियम बनाया गया। अब शराब ठेकेदार को ग्राहक को शराब देते समय इलेक्ट्रॉनिक बिक्री रसीद दी जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि यह शराब के ठेके से कब खरीदी गई। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा प्रदेश के जिला स्तर पर सभी कराधान आयुक्तों को आदेश जारी कर दिए गए। इसके बाद जिला स्तर पर कराधान आयुक्त काम में जुट गए। आपको बता दें, आगामी 15 जनवरी तक इस नियम को लागू कर दिया जाएगा और इसको लेकर विभाग के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। जो पीओएस जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा इनवॉइस रेज की जाएगी, जिससे ये सुनिश्चितता हो जाएगी कि भाई ये माल, ये दारू की बोतल इस ठेके से इस आदमी ने ली है
और जो बाहर से अनधिकृत रूप से कईयों पे मुकदमे वगैरह भी बन जाते थे, तो उसकी भी पुष्टि हो जाएगी कि ये 8 बोतल या 9 बोतल इस दुकान से ली हैं, तो वो अनधिकृत नहीं मानी जाएगी और इससे संभावना ये बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बस्ती के मुंडेरवा और गोरखपुर के पिपराइच चीनी मिल में स्थापित सल्फर मुक्त प्लांट का लोकार्पण किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने पहले बस्ती में, आपको बता दें यहां पर लोकार्पण के दौरान बस्ती के मुंडेरवा चीनी मिल में सल्फर मुक्त प्लांट का लोकार्पण किया गया और इसके बाद पिपराइच चीनी मिल के प्लांट के पिपराइच में लोकार्पण के दौरान सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने एक साजिश के तहत 21 चीनी मिलें बेची। जब हमारी सरकार बनी तो हमने पिपराइच और मुंडेरवा में नई चीनी मिल खोली। यहाँ के किसानों की आजीविका, यहाँ के नौजवानों का रोजगार और नौकरी, यहाँ के व्यापारियों का व्यापार का माध्यम ये चीनी मिलें हुआ करती थी। लेकिन पिछली सरकारों ने एक साजिश के तहत प्रदेश की 21 चीनी मिलों को बेचा। हम लोगों ने उस समय आंदोलन भी किया था। तो हम लोग पिपराइच चीनी मिल के पुराने परिसर में आंदोलन करने के लिए आए थे, लेकिन पिछले 21 वर्षों तक किसी सरकारों ने इस बात को नहीं सुना। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई तो पिपराइच और मुंडेरवा में भी फिर से नई चीनी मिलों का स्थापना। योगी सरकार ने पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार देने का नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकार ने पिछले 4 साल में राज्य में लगभग 4 लाख लोगों को नौकरी दी, जो बाकी राज्यों से काफी ज्यादा है। कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया की सराहना की। अदालत ने 69,000 टीचर रिक्रूटमेंट में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था, जिसके बाद हाल ही में सभी नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। खबर यूपी के कासगंज से, जहां पर नोवा फैक्ट्री में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। एक डेयरी संचालिका ने फैक्ट्री के मैनेजर सहित 2 लोगों पर उत्पीड़न और दबाव बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि जब डेयरी संचालिका बीती रात उनके बुलाने पर फैक्ट्री में नहीं पहुंची तो जानबूझकर दूध से भरे टैंकर को रिजेक्ट कर दिया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मामला जो है वो दर्ज कर लिया और महिला को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। विरोध कर रहे हैं इन्होंने मालम नरसिंह जो है और चौहान है, इन दोनों ने गलत हमारे साथ शोषण करते रहे लोग। बीके चौहान और नरसिंह ये दोनों लोग क्या आपके बिजनेस के नाम से हम आपको बिजनेस देंगे और यहाँ आपको आप काम चलाना है, दूध भेजेंगे और दूध आपका लगेगा, हमेशा लगेगा, आपको मना नहीं करेंगे, गाड़ी रिजेक्ट नहीं होगी। क्या आपके साथ कोई दुष्कर्म जैसी वारदात हुई है? हाँ जी बिल्कुल। कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें? इसमें नरसिंह है और चौहान। अब आपने किसी अधिकारी से कार्रवाई की इससे पहले? नहीं, अभी नहीं की मैंने कार्रवाई। जब आपका दूध रिजेक्ट किया उसके बाद आप ये आरोप लगा रही, उससे पहले आपने किसी से मांग की, अधिकारियों को अवगत कराया? नहीं, अभी नहीं कराया मैं। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों ने मिलकर सेक्टर 12 लघु सचिवालय पहुंचकर डीसी को ज्ञापन सौंपा और स्कूल खोलने की मांग की। इस मौके पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट रमेश डागर और विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर दीपक यादव मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जब सभी तरह के व्यापार दुकानें खुली हैं और रैलियों में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो स्कूल क्यों बंद हैं। उन्होंने कहा स्कूल नहीं खुलने से बच्चे दिशाहीन, मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। इस पे जो शिक्षकों की भर्ती हुई है ये सीएमएस के वहाँ से हो रही है जिला अस्पताल में,
उन्हीं को सब कराना था, लेकिन थोड़ा सा अव्यवस्था हो गई थी। पहली तो ये है कि बीएसए ऑफिस से सारे अभ्यर्थी का बाइफर्केशन नहीं हुआ और सारे अभ्यर्थी एक ही दिन भेज दिए गए। दूसरी बात, जो वहाँ पे मैंने जाके देखा तो काउंटर जो लगा रखे थे सीएम साहब ने, तो गैदरिंग ज़्यादा हो गई थी, उसको पूरा स्कैटर्ड वे में नहीं किया था, जिसके लिए मैं स्वयं गया वहाँ पे और उसको जो है सारे काउंटर्स को थोड़ा सा स्कैटर्ड किया, लेडीज़ का अलग किया, जेंट्स का अलग किया और फिर जो दूरियां बना के की और टाइमिंग निर्धारित किया टोकन सिस्टम दे करके, जिसकी वजह से जो टाइमिंग जब दिया तो वो 50-50 के बैच जो है 2-2 घंटे के लिए, उससे फिर भीड़ नियंत्रित। घूम रही हैं आप सर? यहाँ पे हम 8 तारीख से आए हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रखा है और अभी तक यहाँ की जो व्यवस्था है इतनी ख़राब है, इसकी वजह से हमें मेडिकल सर्टिफिकेट लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कितने बच्चे यहाँ परेशान होंगे? सर सिलेक्शन तो 720 लोग। यूपी के सिद्धार्थनगर में नियुक्ति पत्र पाने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों के मेडिकल चेकअप को लेकर विभाग लापरवाह बना हुआ है। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से हम लोगों को कोई गाइड करने वाला नजर नहीं आ रहा। 3 दिन में कुछ लोगों का मेडिकल हुआ तो विभाग सर्टिफिकेट देने में आनाकानी कर रहे हैं। जनपद में कुल 760 नए सहायक अध्यापकों का मेडिकल होना है, जिसमें काफी दिक्कतें आ रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के थाना हापुड़ देहात के स्वर्गाश्रम रोड पर दरोगा के बेटे की दबंगई का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक दरोगा के बेटे ने मालिक के बेटों को ईंटों से जमकर पीटा और इतना ही नहीं, दबंगों ने मारपीट के बाद फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यहाँ बराबर वाले मैरिज होम में कल एक सगाई का प्रोग्राम था, जो कि शाम को ख़त्म हो गया। उसके बाद दूल्हा दूल्हे के यार दोस्त वगैरह यहाँ बैठ के आरजी की पार्किंग में ड्रिंक वगैरह करने लगे और हमारा छोटे भाई ने और आरजी के मालिक के जो लड़के हैं उन्होंने मना करा तो उन पर ईंटों से हमला करा, मारने का पूरा प्रयास करा। एक के 15 टाँके हैं, एक के 5-6 टाँके हैं और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी। उसके बाद जब यहाँ के गार्ड वगैरह आए तो उन्होंने देखा कि वो फायरिंग कर। चंडीगढ़ के सेक्टर 23 में गोली चलने का मामला सामने आया। यहां पर एक ज्वेलरी शॉप के मालिक को गोली मार दी गई। मौके पर पहुंचकर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर लगातार क्राइम का ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिन दहाड़े गोलियां चलाई जाती हैं, लोग जो हैं घायल हो रही हैं, कई जगह पर तो हत्या के मामले भी निकलकर सामने। आज की ताज़ा घटना जो है सेक्टर 23 की है, जहाँ पर एक ज्वेलरी शॉप के मालिक को गोली मारी गई है। 4 आरोपी जो हैं वो इस घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो चुके हैं। हालांकि अब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करती नजर आ रही है कि आखिर इस घटना को किस कारण से अंजाम दिया गया। क्या लूट के उद्देश्य से यहाँ पर आरोपी जो हैं वो इस दुकान के अंदर दाखिल और उसके बाद दुकान के मालिक को गोली मारी गई, या फिर कुछ और मामला है। हालांकि यहाँ पर पुलिस को एक गोली का खोल जो है वो भी बरामद हुआ है। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी आसपास दुकान है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरह की कब की घटना है और कितने आरोपी थे जो यहाँ पर दाखिल हुए, क्या देखा आपने? लगभग 4 लोग थे और 3 बजे के आसपास की बात है और जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद लूट की वारदात से ही ये लोग आए थे और ये काम करने वाले वो लोग भाग गए। बिल्कुल, वो लोग भाग गए और सीसीटीवी जो यहाँ पर अलग अलग जगह पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, उन सीसीटीवीज के अंदर इन आरोपियों की जो फुटेज है वो भी कैद होती नजर आई है। इसी जगह से ये आरोपी जो है इस घटना को अंजाम देने के बाद भागते भी नजर आए। सर, आपका क्या नाम है? विनोद। सर, आपने कुछ देखा यहाँ पर किस तरह ये घटना को अंजाम दिया? नहीं, फिर बाद में ही पता लगा जी, हमें गोली चलने के बाद ही मार्केट के अंदर मैसेज आया था कि भाई यहाँ पे गोली चल गई है। जिनको गोली लगी है इनका क्या नाम है? दादा कहाँ लगी है इनको गोली? हालत पीछे बाजू में लगी जी, यहाँ पे कंधे में इनके गोली लगी है और उसके बाद इनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इन्वेस्टिगेशन का दौर जारी है। देखने वाली बात रहेगी कि इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन सीसीटीवी में जिस तरह से सरेआम ये आरोपी जो हैं दिखाई दे रहे हैं, तो जल्द पुलिस का कहना है कि इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि इस मामले में किस तरह का खुलासा होता नजर आता है और कब चंडीगढ़ जो है वो दहशत के साए से बाहर निकलता है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये यहाँ की स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली
प्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, एएनबी न्यूज, चंडीगढ़। एएनबी न्यूज में खबरें अभी और भी है, यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने संबंधित अधिकारियों को गोबरधन योजना के तहत बायोगैस प्लांट लगाने के लिए प्रदेश में गौशालाओं का सर्वेक्षण और मैपिंग करने के निर्देश दिए, ताकि इन प्लांट से गांवों में सस्ती दरों पर बिजली या खाना पकाने के लिए गैस मुहैया करवाई जा सके। मुख्य सचिव आज यहां गोबरधन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस प्लांट से बनने वाली गैस बहुत ही सस्ती पड़ती है और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा बायोगैस अपनाने के लिए आईईसी गतिविधियों पर अधिक बल दिया जाए। इसके अलावा बैठक में निजी बायोगैस प्लांट मॉडल को और अधिक प्रचारित करने के लिए अधिक सब्सिडी देने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार शाम टीआईए ग्लोबल समिट 2020 को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के कारण दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। कई बिजनेस संघर्ष कर रहे हैं तो कई लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी। कोरोना के प्रभाव से जल्द ही बाउंस बैक करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। केजरीवाल ने कहा कि आज मुझे खुशी है कि दिल्ली ने स्टार्टअप डेस्टिनेशन के रूप में भारत में लीडरशिप का स्थान ले लिया। सितंबर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर से 7000 स्टार्टअप्स थे, जो दिल्ली रीजन को देश की सबसे ज्यादा एक्टिव स्टार्टअप वाली जगह बनाते हैं। इनकी वैल्यू कम से कम $15 बिलियन है। 2013 से हर साल एक नया यूनिकॉर्न दिल्ली रीजन में उभर रहा है। Very warm greetings to everyone. It's a pleasure to be a part of the TIE Global Summit and speak to you, to all of you today. I'll be sharing with all of you Delhi's efforts in building a comprehensive framework to turn Delhi into a global startup destination. Like it is happening all over the world, Delhi's economy also has been very badly hit due to coronavirus pandemic. Many businesses are struggling today to stay afloat, and many people have lost their jobs. While all businesses are struggling, I can understand that startups must be facing an even tougher time. Delhi government is committed to ensuring that we bounce back strongly from the impact of COVID. We want to create all the necessary conditions. चित्रकूट धाम से रामनगरी अयोध्या पहुंची कामदगिरी शिला यात्रा का कारसेवकपुरम में भव्य स्वागत किया गया, जहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा आरती उतारी गई, जिसके बाद शिला राम जन्मभूमि परिसर पहुंची और श्री रामलला के दरबार में समर्पित किया गया। चित्रकूट के कामदगिरी धाम से मंदिर निर्माण में शिला लगाई जा सके, इसके लिए कामदगिरी तीर्थ स्थल से बड़ी संख्या में संत महंत के साथ श्रद्धालु शिला लेकर अयोध्या पहुंचे, जहां विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय कार्यक्रम में इस यात्रा का स्वागत किया गया। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य और निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास ने इस शिला को स्वीकार किया और रामलला के दरबार में शिला को समर्पित कराया। श्री राम की तपोभूमि श्री चित्रकूट धाम से आए हैं
कामदगिरि भगवान की शिला लेकर के, जो 5 अगस्त को भगवान की राम जन्मभूमि पर पूजन हुआ था अभिजित मुहूर्त में, वही अभिजित मुहूर्त में 5 अगस्त को कामदगिरि में भी पूजन हुआ था शिला का, कामतानाथ मंदिर में। मैं चित्रकूट धाम कामतानाथ मंदिर कामदगिरि भगवान की शिला लेकर के आया हूँ और भगवान रामलला के दरबार में समर्पित कर रहा हूँ। वहीं यूपी के कानपुर के बहुचर्चित संजीत अपहरण हत्याकांड को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपना वादा पूरा किया और कोरोना काल के बाद मृतक संजीत के परिजनों से मिलने कानपुर स्थित बरा पहुंचे। जहां पहुंचकर अखिलेश यादव सीधे संजीत के माता पिता और बहन से मिले। करीब 20 मिनट तक परिजनों से मुलाकात करते हुए उनका ढांढस बंधाया और परिजनों के आंसू पहुंचते हुए सीबीसीआईडी मांग को पूरा कराए जाने का आश्वासन दिया, तो साथ ही विश्वास दिलाया कि सरकार की हीला हवाली का उनकी पार्टी विरोध जताएगी। सीबीआई से जांच कराएंगे। क्या डिमांड करती हैं आप? क्या मांग करती हैं? हम जांच चाहते हैं, हम अपने भाई की हकीकत चाहते हैं, मेरे भाई के साथ हुआ क्या है। क्या लगता है योगी सरकार में आपकी जो सीबीआई जांच थी वो? नहीं, योगी जी ने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी, इस वजह से नहीं सुनी कि हम यादव है। क्या हमने उनको वोट नहीं दिया? जनता ही उनको बैठालती है। क्या हम एक इंसान नहीं थे? मेरा भाई एक इंसान नहीं था? क्या मेरा भाई अपराधी था जो मेरे भाई की हकीकत सामने नहीं आई? 2 महीने तक मैं अपने भाई के लिए तड़पती रही, रोडों पे भटकती रही। प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस की लापरवाही से मेरे भाई की जान गई है। अगर पुलिस प्रशासन सख्त होती, योगी जी सख्त हो जाते तो मेरे भाई की जान न जाती। आज मेरे बूढ़े माँ बाप तड़प ना रहे होते। मेरे बूढ़े माँ बाप का कोई सहारा नहीं है, मेरे सिवा उनका कोई नहीं। वहीं राजस्थान पंचायत चुनाव में कृषि कानून और किसानों से जुड़ा मुद्दा फेल हो गया। पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी ने पंचायत समिति की 1836 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं सत्ताधारी दल कांग्रेस ने 1718 सीटों पर कब्जा जमाया। जिला परिषद की 636 सीटों में से 606 का चुनाव परिणाम सामने आ चुका है। बीजेपी को 326 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं कांग्रेस के हिस्से में 250 सीटें गई। इस बीच खबर है कि फतेहपुर शेखावटी के बलौदबड़ी गांव में विवाद के बाद एक की मौत हो गई। बताया जाता है कि भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद झगड़ा हुआ। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच यह विवाद इतना बढ़ गया कि एक की जान चली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ में पंचायती राज चुनाव में भाजपा की बंपर जीत होने के बाद तब जिला निर्वाचन विभाग गुरुवार को होने वाली जिला प्रमुख और प्रधान चुनने की प्रक्रिया की तैयारियों में जुट गया, जिसमें आज जिला निर्वाचन अधिकारी के शर्मा ने जिला कलेक्ट्री परिसर और पंचायत समिति में तैयारियों का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार पंचायत राज चुनाव की मतगणना में भाजपा ने जिला परिषद और चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति में शानदार जीत हासिल की। इसके पश्चात अब निर्वाचन विभाग जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान के चुनाव की तैयारी में जुट गया और इसी को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी के शर्मा और अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार कलाल ने जिला प्रमुख के चयन प्रक्रिया की तैयारियों का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछोर थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम गरेठा में एक हैवान पति ने संदेह के चलते लाठियों से पीट कर अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ग्राम गरेठा में रहने वाले रामेश्वर लोधी ने संदेह के चलते अपनी पत्नी रुक्मणी की लाठियों से पीटकर निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पिछले काफी समय से पति पत्नी में विवाद चल रहा था, जिसके चलते रात्रि में पति रामेश्वर ने अपनी पत्नी रुक्मणी की निर्मम हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के महोबा से निकली बारातियों से भरी कार अनियंत्रित होकर मध्य प्रदेश के महाराजपुर थाना स्थित दीवानजी का पुरवा गांव के कुएं में जा गिरी और इस दर्दनाक हादसे में कार सवार चालक सहित 6 बारातियों की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद दुल्हन के गांव में चीख पुकार मच गई। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच को शुरू कर दिया। तो वहीं मध्य प्रदेश सीएम के 6-6 लाख रुपए मुआवजा राशि मिलने के बाद
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। महोबा के स्वासामाफ गांव में हृदय विदारक घटना के बाद डीएम, एसपी सहित पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस शोक संतप्त परिवार को हम ढांढस बना ही सकते हैं और इनके जो आश्रित हैं अधिक से अधिक इनको मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने 6-6 लाख की अभी घोषणा की है वो, और उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 2-2 लाख की मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी और अनुरोध करेंगे कि और इनको मुआवजा दिया जाए, और जो इनके परिवार के लोग हैं, दो एक क्षत्रिय परिवार है, एक कुशवाहा है, 2 शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो इनको जो भी और भी सरकारी सुविधाएं मिल सकती हैं, इनके बच्चों को, इनकी पत्नी को, इनके परिवारजनों को, उसमें हम कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। हमारे यहाँ चरखारी तहसील के स्वासा गांव के एक परिवार के शादी में लोग गए थे यहाँ से छतरपुर, और छतरपुर में कल रात में जिस गाड़ी में लोग गए थे वहाँ एक कुएं में गिरने के कारण ये बहुत ही दर्दनाक ये घटना हुई है, जिसमें कुल मिला के हमारे यहाँ के 6 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। 5 लोग इस स्वासा गांव से हैं और एक हमारे पनवाड़ी ब्लॉक से हैं। उन सभी परिवारों की बात के बारे में जब भी जानकारी हुई है तभी से सब लोग इसमें लग के कोशिश कर रहे हैं कि जिस किसी भी प्रकार की सुविधाओं की ज़रूरत लोगों को पड़े वो सारी सुविधाएं उनको प्रदान करा दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में जब भी जिस क्षण ये बात आई तत्काल रूप से उनके कार्यालय से भी इसको लेकर चिंता व्यक्त की गई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विवेकाधीन कोष से 2 लाख रुपये हर मृतक के परिवार के लिए स्वीकृत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य आपदा मोचक निधि है, वहाँ से भी धनराशि स्वीकृत की जा रही है, और परिवार को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए इसके लिए हमारा पूरा जिला प्रशासन जो है वो परिवार के लोगों के साथ में है, और पूरी सांत्वना है पूरे परिवार के साथ में। हम लोगों के सभी परिवारों से एक-एक करके मिल। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का यह मामला है जहां पर महोबा से निकली बारातियों से भरी कार अनियंत्रित होकर मध्य प्रदेश के महाराजपुर थाना स्थित दीवान जी का पुरवा गांव के कुएं में जाकर गिरी, और इस दर्दनाक हादसे में कार सवार चालक सहित 6 बारातियों की मौके पर मौत हो गई। इस घटना के बाद दुल्हन के गांव में चीख पुकार मच गई। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच को शुरू कर दिया। तो वहीं मध्य प्रदेश सीएम के 6-6 लाख रुपए मुआवजा राशि मिलने के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। महोबा के स्वासामाफ गांव में हृदय विदारक घटना के बाद डीएम, एसपी सहित और इसी बीच महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, शक्ति कानून को महाराष्ट्र कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। महिलाओं के अत्याचार पर अब 15 दिनों में जांच होगी। 30 दिन के भीतर ट्रायल जो है वो खत्म होगा। ट्रायल खत्म होते ही जजमेंट आ जाएगा। महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को शक्ति एक्ट के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसमें रेप के लिए मृत्यु दंड की सजा भी है। ड्राफ्ट को अब महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया जाएगा। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस बात की जानकारी दी। अनिल देशमुख ने कहा कि हमने शक्ति एक्ट पर चर्चा की। यह अधिनियम महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए है। हमने इस अधिनियम के मसौदे पर चर्चा की है, और उन्होंने कहा कि इस मसौदे में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वाले के खिलाफ मृत्यु दंड का प्रावधान है, और कैबिनेट ने मसौदे को मंजूरी दे दी है। अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने शक्ति एक्ट के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसमें रेप के लिए मृत्यु दंड की सजा है, और अत्याचार पर 15 दिनों के अंदर अंदर अब एक्शन लिया जाएगा। ट्रायल खत्म होते ही जो जजमेंट है वो सामने आ जाएगा। शक्ति कानून में मृत्यु दंड का जो प्रावधान है वो भी है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।